हेलो बच्चों। तो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के सीरीज में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे टेंस। तो आज से इस लेक्चर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस। तो पूरे वीडियोस को कंप्लीट देखें और रेगुलर बने रहें, क्योंकि अब हमारा जो मेन ग्रामर में ऐसा था, हमारा कौन कौन सा मेन ग्रामर था। एक हमारा मेन ग्रामर में आता है टेंस और दूसरा आता है हमारा वॉइस। तो हम पहले टेंस पार्ट को पढ़ेंगे, है ना। टेंस के आधार पे हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिर हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। काल का मतलब होता है समय। तो समय को हम लोग 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो टेंस का पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस याद रखना है, पास्ट टेंस। और तीसरा है हमारा, है ना, फ्यूचर टेंस। तो ये चीज हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो अब आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए। तो टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, क्योंकि समय को हम लोग 3 ही भाग में हम लोग बांट सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। और जो मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब बिल्कुल अब आप लोग को याद हो जाना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए ना, तो दिमाग में मैप हो जाना चाहिए। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल भी बोलते हैं, इसको हम लोग साधारण में बोलते हैं अभी का समय। अभी का समय, यदि अभी जो जैसे मैं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी का समय को हम लोग प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे, है ना। पास्ट टेंस का मतलब होता है ना, भूतकाल। पता चल रहा है नाम से ही, भूत का मतलब बीता हुआ, है ना। भूतकाल का मतलब है, काल का मतलब समय, तो ये है भूतकाल का मतलब हो गया बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, भविष्य काल। अब भविष्य काल जो आने वाला समय, साधारण भाषा में इसको बोलेंगे आने वाला समय। अब ये चीज ना आप लोग को एकदम दिमाग में रखना है कि ये चीज, है ना, क्या होता है क्या नहीं, दिमाग में। क्योंकि यदि आप ट्रांसलेशन से बेस्ट तरीके से या तो बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर या स्पोकन, तो दिमाग में मैप होना चाहिए। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसके लिए। तो चलिए, है ना। तो प्रेजेंट टेंस, अब कोई भी वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तो कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है? तो वाक्य के अंत में क्या होगा? है, हूँ या हो। यदि वाक्य के अंत में ये दिख जाए, ध्यान देना है, यदि ये दिख जाए तो वो सेंटेंस हमारा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान काल में होता है। तो कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इतना तो दिमाग में याद रह सकता है ना कि यदि है, हूँ, हो वाक्य के अंत में, तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में ही होगा। याद रख लेना है कि वो किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे वह पढ़ता है, देख सकते हैं यहाँ अंत में है। वह लड़का है, लड़का है। तो इस प्रकार का सेंटेंस भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में होना ही हम लोग बोलेंगे, यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि हो। पास्ट टेंस, कोई भी वाक्य को हम लोग पास्ट टेंस में कब बोलेंगे? तो इसका पहचानने का क्या नियम है? पहचानने का नियम है कि यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि हो, है ना, था, थे, थी इत्यादि यदि वाक्य के अंत में हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है और वो हमारा बीता हुआ समय को बताता है। इसको बताता है, बीता हुआ समय को बताता है, यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी हो। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, ये वाक्य के अंत में था है, ये व्यक्त करता है कि ये बीत चुका है, ये समय जो है वो बीत चुका है, जो पढ़ने का काम था उसका वो बीत चुका है। तो यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो पास्ट टेंस में है, वो सेंटेंस भूतकाल में है। ये सब चीज छोटी छोटी चीज है, लेकिन यदि यही छोटी छोटी चीज आप लोग अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तो बिल्कुल आसानी होगी सीखने में, इंग्लिश सीखने में। ओके, अगला है आने वाला समय। आने वाला समय को व्यक्त कैसे करेंगे? तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी यदि ये दिख जाए तो हम समझेंगे कि वो आने वाले समय में है या फ्यूचर टेंस में है। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, इसका मतलब है अभी वो पढ़ना शुरू नहीं किया है, आने वाला समय में वो पढ़ेगा। तो ये चीज याद रखना है, ये पहचानने का नियम होता है, बेसिक पहचानने का नियम होता है, टेंस पहचानने का नियम होता है कि कौन सा वाक्य कौन सा टेंस में है।
यदि है हूँ हो तो वो वाइक प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, था थे थी है तो वो वाइक पास्ट टेंस में हो जाएगा, है ना। गा गे गी हो तो वो वाइक हमारा किस में हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। अब ये तो टेंस है, नॉर्मली टेंस के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन तीनों प्रकार के टेंस में से प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार होता है। कितना होता है, 4 प्रकार होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड थोड़ा खाली कर लेता हूँ, लेकिन यदि ये सब नोट्स बनाना हो, लिखना हो तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे लोग काफी मिस्टेक करते हैं सेंटेंस को पहचानने में भी, कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में आएगा, तो वो कैसे पहचान में आएगा, ये चीज आपके दिमाग में रहेगा तो वो आ जाएगा। इसलिए इस चीज को दिमाग में क्या करना है, रखना है, मैप करके रखना है। तो चलिए, अभी जैसा मैं बोल रहा था कि प्रत्येक टेंस का 4 भाग है। कितना होता है, 4 भाग होता है। तो प्रत्येक टेंस का 4 भाग होता है। अब हम लोग टोटल 12 टेंस पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से हम लोग कितना टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक टेंस का 4 भाग होता है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग होगा, पास्ट टेंस का भी 4 भाग होगा, फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग होगा। तो कौन कौन होता है, पहला, एक दूसरा से सारा कनेक्टेड है, इसलिए यदि एक हम लोग देखें अच्छा से तो बाकी रिलेट कर सकते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है ना, प्रेजेंट टेंस का ही तीसरा भाग है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके बाद चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये है प्रेजेंट टेंस का 4 रूप। कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम चीज है, सेम चीज यदि हम लोग पास्ट टेंस में देखें तो पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। कितना इजी है ना, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। यदि आप ये 4 टेंस अच्छे से सीख जाओ तो बाकी आराम से रिलेट कर सकते हो तरीका से, है ना। तो दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का दूसरा क्या हो जाएगा, सेम चीज, जहां प्रेजेंट लगा हुआ है वहां पास्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके बाद हमारा कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देंगे तो इसका भी जो तीसरा रूप हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चौथा, पास्ट टेंस का चौथा भाग रूप क्या हो जाएगा, चौथा भाग क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार देख सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है कि यदि हम एक टेंस का सभी भाग को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी टेंस के हम लोग सभी भाग को अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। इसी तरह यदि हम लोग बोले फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर को यहाँ सिंपल पास्ट टेंस था, यहाँ पर हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, है ना। यदि कोई नोट्स बना रहे हैं तो आराम से आप लोग पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पास्ट, सेम चीज यहाँ पर हम फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद तीसरा है हमारा, तीसरा यहाँ पर पास्ट था, यहाँ फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं तो पास्ट की जगह हम फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चौथा हो जाएगा, फ्यूचर का भी चौथा जो रूप हो जाएगा वो कौन सा रूप हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देख सकते हैं ये हमारा टेंस कितना है, 3 भाग में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस का कितना टाइप है, 4 टाइप है। तो प्रेजेंट टेंस है का हमारा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेम चीज हम यहाँ पर प्रेजेंट जहाँ पर लगा रहे हैं, पास्ट के लिए हम पास्ट लगाएंगे तो पास्ट का 4 भाग हो जाएगा, है ना। फ्यूचर के लिए जहाँ प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर का 4 भाग हो जाएगा। अब एक एक पार्ट को तो इस प्रकार हमें ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से टोटल कितने टेंस पढ़ने होते हैं, 12 टेंस पढ़ने होते हैं, लेकिन लगता 12 है, लेकिन यदि आप तरीका से पढ़ोगे तो केवल 4 ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि एक आप अच्छे से पढ़ ले तो प्रेजेंट टेंस का 4 भाग तो आप रिलेट कर पाओगे, तुरंत तुरंत रिलेट कर सकते हो, इजीली रिलेट कर सकते हो, उसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें कठिनाई होगी, है ना। जैसे ही आप ये 4 को आराम से सीखेंगे और 4 आप दिमाग में बैठा लेते हो तो ये सब सीखने में इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, है ना, प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग ट्रांसलेशन से देखेंगे। तो ये सब नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना ले, पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं फिलहाल के लिए पूरा बोर्ड को ही साफ कर रहा हूँ और देखेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन क्या होता है, कौन से सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो ध्यान रखें। चलिए, एक ये पहला टेंस का हम लोग पहला दिन है एक तरह से, तो पहला हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं यहाँ पर हेडलाइन में देता हूँ, है ना, सिंपल, पहला है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस। अब सवाल आएगा कि कौन सा वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, कौन सा वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। कुछ तो पहचानने का नियम होगा, आखिर वो पहचानने का नियम है क्या, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ाएंगे पहचानने का नियम। ध्यान रखना है, पहचानने का नियम। पहचानने का नियम का मतलब है कि इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। यदि ये प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है तो याद करो, रिमाइंड करो थोड़ा सा, अभी अभी जस्ट मैंने बोला हुआ है, यदि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हमारा वाक्य के अंत में क्या होता है, हूँ, हो तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद यदि हमारा प्रेजेंट टेंस का 4 भाग है तो चारों भाग में कुछ तो डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है तो है हूँ तो सभी सेंटेंस में होगा ही होगा यदि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कोई क्या डिफरेंस होगा, तो पहचानने का नियम हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कौन सा वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा वाक्य को बोलेंगे, किस वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि वाक्य के अंत में बोलो या क्रिया के अंत में बोलो, दोनों ही सेम ही है। यदि वाक्य के अंत में ता ते ती, है ना, ता ते ती के साथ यदि है, हूँ और हो इत्यादि हो तो उस वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। बेसिकली यही है और इसको याद रखना है। क्या होगा, यदि वाक्य के अंत में ता ते ती है और है हूँ हो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो यदि वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ है हूँ हो इत्यादि हो तो उस वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बोलते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, देख सकते हैं ता है ना। यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या है, ता है। क्या आप लोग बोल सकते हैं क्रिया के अंत में, क्योंकि ये पढ़ना क्रिया है, वाक्य के अंत में बोलो या फिर बोल सकते हैं क्रिया के अंत में, जो भी, दोनों ही सही है, ठीक है। तो वह पढ़ता है, तुम खेलते हो, है ना, तुम खेलते हो, यहाँ भी देख सकते हैं ते है, क्या है, ते हो है, यहाँ पर ते हो है वाक्य के अंत में। वे लोग दौड़ते है ना, तो यहाँ पर भी ते है, क्या है, ते है। तो इस प्रकार यदि वाक्य के अंत में ध्यान देना है, यदि ता ते ती के साथ है हूँ वो इत्यादि हो तो उस वाक्य को या वे सभी वाक्य को हम लोग किसमें बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। अब सवाल आता है बनाएंगे कैसे, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे इन सभी वाक्यों का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे।
तो जैसे ही ट्रांसलेशंस का बात आएगा तो इतना तो तय है कि आप रिमाइंड कीजिए मास्टर फॉर्मूला आखिर होता क्या है। मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? तो मास्टर फॉर्मूला मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हेडलाइन लिख देता हूँ, यहाँ पर मास्टर फॉर्मूला लिखता हूँ, यदि आप लोग को याद होगा तो ठीक है। तो मास्टर फॉर्मूला होता क्या है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही होता है मास्टर फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का, है ना। फिर याद करो, क्या याद करें, है ना, याद करना है कि यदि हमें नेगेटिव बनाना होता है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और नॉट के बाद फिर वर्ब फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्या लगता है? ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। ये मास्टर फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशंस का। यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो होता है INT का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये मास्टर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और एक और टाइप का सेंटेंस होता है ना, एक और टाइप का होता है वो WH वर्ड का यूज करके हम लोग यदि ट्रांसलेशंस करते हैं, तो WH वर्ड का यूज करके हम ट्रांसलेशंस करते हैं तो उसका क्या हो जाता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा WH। तो ये हमारा चार रूप से, चार प्रकार के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेशंस करते हैं और ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, मतलब हर जगह लगेगा। लेकिन अब सवाल ये है, जैसा कि हमने बात किया था कि जैसे टेंस के बेसिस पे क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म बदलता है। बस इतना ध्यान रखना है कि टेंस के आधार पे हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो वर्ब फॉर्म होगा वो चेंज होता है, बाकी सब सेम ही होता है। इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा। अब ये जो मास्टर फॉर्मूला है, इसी मास्टर फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करेंगे एवरी टेंस के लिए, प्रत्येक टेंस के लिए। तो पहला टेंस क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए मेरे बोर्ड भी खाली होना जरूरी है आप लोग को बताने के लिए, तो ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है? मास्टर फॉर्मूला है ना, मास्टर फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे, ये था हमारा पहचानने का नियम। किसका पहचानने का नियम? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम का मतलब होता है ट्रांसलेशंस का नियम क्या है? ये तो हमारा मास्टर फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में, बिल्कुल अफर्मेटिव में हमारा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है। तो अफर्मेटिव बनाने का नियम में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। हमने अभी जस्ट बात किया था कि यहाँ पर हमारा टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म हमें पहचानना होता है, हमें याद रखना होता है कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, क्योंकि एवरी जो टेंस का प्रकार है उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म ही चेंज होगा। यही तो टेक्निक है, बाकी तो ये मास्टर फॉर्मूला है और यही तो याद रखना है। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग है कि लास्ट में हमारा कंप्लीमेंट ही आएगा, है ना। तो ये हमारा बनाने का नियम है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, अगला है, यदि एक चीज है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 यूज होता है। अब सवाल होगा कि V1 कहाँ यूज होता है, V5 कहाँ यूज होता है। चलिए इसको आगे थोड़ा सा बात करेंगे अगला जब, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ गया। तो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशंस में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस ट्रांसलेशंस के लिए नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी। अब सवाल आता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो उसके लिए बाकी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यूज होता है डू या डज। किसका यूज होता है? डू या डज का हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज होता है
अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके बाकी और सेंटेंस के ट्रांसलेशंस के लिए। तो एक चीज है, थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी थी तो आप लोग बोर नहीं होना। क्यों? क्योंकि हम लोग चारों टाइप का सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो एक प्रकार का सेंटेंस तो हम लोग ट्रांसलेशन देख नहीं रहे, तो मुझे चारों प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग को दिखाना है ताकि आप लोग को समझ आए। तो बड़े भी वीडियोज बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने का कोशिश करें। आप लोग को मैं क्लासरूम जैसा ही वीडियोज बनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल यदि आप लगातार देखेंगे तो आप लोग को लगेगा नहीं कि ये क्लासरूम नहीं है, यूट्यूब का वीडियो ऐसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम मन लगा करके देखें। तो हमारा क्या है, जैसा भी मैं बात कर रहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन है ना बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? डू या डज का यूज होता है। तो यदि इसी प्रकार हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव बनाने का है ना, नेगेटिव ट्रांसलेशंस या तो नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशंस का क्या हो जाएंगे? तो पहला तो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में हमारा कौन लगेगा? डू या फिर डज। क्या लगेगा? डू या डज लगेगा। और डू या डज के बाद हमारा क्या लगेगा? डू डज के बाद हमारा आ जाता है, अब यहाँ पर V1 लगेगा। आगे हम लोग समझेंगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर V1 V5 था, यहाँ केवल V1 ही लगा, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है ना। तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले लगाएंगे, डू या डज। क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन। और हमारा इसके बाद WH वर्ड का यदि हम लोग बात करें तो पहले आएगा WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा डू और डज यूज होगा। डू या डज है ना, डू या डज यूज होगा, है ना, डू या डज प्लस फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमारा बनाने का नियम है, इसको कॉपी में देख लें या लिख के रखें। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला था, इसको तो एकदम बिल्कुल दिमाग में रखें, हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि हम एवरी टेंस के प्रकार में केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को ही चेंज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर एकदम सेम रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हमारा बनाने का नियम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं इसको अब डिलीट कर मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड भी मुझे खाली करना है। ठीक, ओके, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो स्लाइड है मैं स्लाइड करके आप लोग को बता दूं, है ना। यदि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा हो सकता है एक दिन डिजिटल बोर्ड भी आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यदि लेकिन आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये हमारा बनाने का नियम है ना, बनाने का नियम है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को याद रखना है कि जैसे कि सब्जेक्ट को हम लोग नंबर और पर्सन के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट कहो या प्रोनाउन कहो या नाउन कहो, है ना, नाउन या प्रोनाउन को हम लोग पर्सन और नंबर के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। वो टेबल आप लोग को हमेशा याद रखना है, और वो टेबल हमारा क्या है, वो टेबल मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये है हमारा सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर नंबर, और ये हम बोलते हैं प्लूरल नंबर। क्या है? प्लूरल नंबर। और इसके बाद हम ये एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यदि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, दिखना चाहिए, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लाता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को दिख जाए, मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो ये है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर, और ये है हमारा प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। तो मैं ये टेबल को बोर्ड में ही रखूंगा, जब तक आप लोग को बताऊंगा तब तक ये टेबल बोर्ड में ही दिखेगा। तो सिंगुलर और प्लूरल, और इधर हम रख सकते हैं पर्सन। तो प्रोनाउन या नाउन को सिंगुलर और प्लूरल और पर्सन के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो इस टेबल को ना बिल्कुल याद रखेंगे, इस टेबल को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। थोड़ा सा ओके, तो पहला है, इधर है हमारा पर्सन, तो पहला पर्सन आता है फर्स्ट पर्सन। क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन। यदि बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा तो मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लाइटिंग ज्यादा होती है तो इसलिए दिखता नहीं है। तो पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकेंड पर्सन। ठीक, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन।
क्या आता है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन। तो ये तो दिख रहा होगा आप लोग को, थर्ड पर्सन। अब क्या है, अभी जस्ट मैंने बोला था कि नाउन है ना, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन बोलो या फिर बोलो सब्जेक्ट, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल या फिर फर्स्ट पर्सन के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है हमारा आई, है ना। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है हमारा वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है यू, यू दोनों में ही आता है, और सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में नंबर में आता है ही, सी, ओके, इट, और कोई भी नेम, कोई भी नाम को हम लोग कहाँ रखते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, इस चीज को रखना है। और दे हमारा आता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। तो ये टेबल ना बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यही टेबल हमारा ट्रांसलेशंस में काम आएगा, जहाँ पर एक से अधिक यदि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एक से अधिक वर्ब फॉर्म यूज होता है ना। तो उस केस में हम इस टेबल का सहारा लेते हैं और हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि क्या कहाँ यूज होने वाला है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, है ना, कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था इसमें बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दो चीज है कि कहाँ पर हम V1 यूज करेंगे, कहाँ पर V5 यूज करेंगे। V5 का मतलब वर्ब फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, याद रखना है ना। कल हम लोग लेक्चर नंबर 6 में देखे थे वर्ब फॉर्म, तो याद रखना है एस या ईएस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? V5। तो याद रखना है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ब 5 फॉर्म का यूज किया जाता है, और बाकी जगह में V1 का यूज किया जाता है। इस चीज को दिमाग में रखना है कि V5 का यूज कहाँ किया जाता है? यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे V5 का, बाकी हर जगह V1 का यूज करते हैं। अब यदि हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस में देखें, तो WH सेंटेंस में हम क्या पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना, डू या डज, है ना। तो अब हमारा V5 में एस या ईएस फॉर्म को हम लोग V5 फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस या ईएस फॉर्म को ही हम लोग V5 फॉर्म बोलते हैं। तो वो एस या ईएस फॉर्म हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज के रूप में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? डज के रूप में आ जाता है। इसीलिए यहाँ केवल वर्ब 1 V1 फॉर्म ही यूज होगा। अब सवाल आता है कि डू या डज कहाँ यूज होगा, है ना, कि डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा। तो इसको भी सेम याद करेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो उस केस में हम लोग डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो याद रखना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो WH वर्ड, ठीक है, ठीक था, यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज का यूज होगा। किसका यूज होगा? डज का यूज होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, अदरवाइज डू का ही यूज होगा। तो ये चीज याद आ गया, ये चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है? याद रखना है इस चीज का कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो हम वर्ब फॉर्म के रूप में यूज कर सकते हैं V5, और हेल्पिंग वर्ब के यूज में हम लोग यूज करेंगे डज का यूज करेंगे। तो जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे इस चीज को ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो एक एक सेंटेंस का हम लोग चारों प्रकार का हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे, है ना, तरीका देखेंगे कैसे ट्रांसलेट होता है। तो पहला है मैं खाता हूँ। पहला सेंटेंस मैं लेता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट आई है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? आई, है ना, आई। अब हम लोग देखेंगे जो आई सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो क्या यूज होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो V1 यूज होगा। तो खाने का इंग्लिश क्या आता है? इट, आई इट। कितना सिंपल है ना ट्रांसलेशन, आई इट। अगला चीज है नेगेटिव सेंटेंस, यदि इसी का देखेंगे तो क्या हो जाएगा?
मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। आई के बाद हमारा क्या है, नेगेटिव में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का में कौन यूज होगा, डू यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं डज का यूज हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, बाकी तो डू का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई। ओ, यहाँ पर फिर मैं एक चीज गलत किया, डू या डज के बाद नॉट भी तो लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। मैंने यहाँ पर गलत लिखा था, कोई बहुत देर तक गलत ही मैं लिखा था, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट इट, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट इट, मैं नहीं खाता हूँ। तो याद रखना है सब्जेक्ट डू फिर नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पर V1 ही यूज होगा। तो आई डू नॉट इट, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं ना, दो प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के दौरान है ना, तो क्या होगा, ट्रांसलेट हम लोग दो प्रकार से करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्या स्टार्ट में आएगा, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, WH वर्ड रहेगा तो WH वर्ड, क्या मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो आई के साथ डू का यूज होता है, डू, डू के बाद फिर हमारा सब्जेक्ट यूज होगा, तो डू आई इट और क्वेश्चन मार्क, डू आई इट, है ना, वो हो जाएगा, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड है, तो यहाँ पर हम WH वर्ड नियम से ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं क्या खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, तो आ जाएगा हमारा व्हाट, ठीक है। इसके बाद हमारा डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बेसिस पे यूज होगा, तो सब्जेक्ट आई है तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू, इसके बाद फिर आई लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट है, इसके बाद V1, व्हाट डू आई इट, है ना। तो व्हाट डू आई इट, अब ये है एक बार में, है ना, यदि आप ये बनाने का नियम याद रखोगे तो एक बार में आप चारों प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इस प्रकार ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशंस के नियम है, ट्रांसलेशंस के नियम को जरूर याद रखें, है ना। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होता है ना, इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन का क्या होता है, WH सेंटेंस का ट्रांसलेशन का नियम क्या होता है, और ये टेबल है ना किस प्रकार। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में, वह खेलता है, वह खेलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वह है, ही इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ही, खेलना का क्या होगा, प्ले, लेकिन हमारा V5 यूज होगा, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, V5, तो प्ले का V5 फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेस, ही प्लेस, ही प्लेस। वह नहीं खेलता है, यदि हम नेगेटिव देखेंगे, वह नहीं खेलता, वह नहीं खेलता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, है ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा, ही डज, है ना, हेल्पिंग वर्ब में डज लगेगा, डज के बाद नॉट यूज होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे, ही डज नॉट प्ले, और यहाँ पर V1 यूज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, V1 यूज होगा क्योंकि V5 के बदले में एस या ES फॉर्म यहाँ पर ES आ चुका है, इसलिए यहाँ पर वर्ब V1 फॉर्म ही यूज होगा नेगेटिव में, है ना। क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो यहाँ क्या स्टार्ट में ही आ गया है, वाइक के स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले आ गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के सहायता से उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन यूज होगा, डज, इसके बाद सब्जेक्ट, तो डज ही, इसके बाद डज ही प्ले, है ना, V1 फॉर्म हम लगाएंगे खेलने का, तो डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। अब एक चीज, अगला चीज है, वह क्या खेलता है, या तो वह कहाँ खेलता है, चलो ठीक है, वह कहाँ खेलता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि WH वर्ड आया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद आया, तो WH से जो रूल होता है ट्रांसलेशन का, उसके आधार पे
होगा, तो पहले WH वर्ड आएगा, तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर हो जाएगा। और इसके बाद है ना सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज यूज होगा, तो वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, वेयर डज, है ना, वेयर डज। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में हमारा ही आएगा, वेयर डज ही के बाद हमारा वर्ब यूज होगा। तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, क्या होता है, प्ले, वेयर डज ही प्ले, क्या हो जाएगा, वेयर डज ही प्ले। अब मैं उम्मीद करता हूँ मैं सभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को तो कवर नहीं कर सकता हूँ इस वीडियोस में, बाकी हम लोग छोटा छोटा ट्रांसलेशंस देखेंगे। मुझे बस एक तरीका बताना था कि हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उस तरीका को आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश या सीनियर इंग्लिश जो भी है, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश हो ट्रांसलेशंस का, तो ट्रांसलेशंस यदि बुक है तो ट्रांसलेशंस बुक को फॉलो करें, है ना, उस बुक को फॉलो करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, कमेंट करें, यदि नहीं आए तो कोई भी दिक्कत हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली था कि हम कैसे, ये हमारा बनाने का नियम है। तो अब मैं लास्ट में इतना बोलूंगा कि ये जो पहचानने का नियम होता है और ये जो बनाने का नियम होता है, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में मैप रहना चाहिए, एकदम दिमाग में मैप रहना चाहिए। और साथ में इसके बाद आपको 2-3 एग्जाम्पल, प्रत्येक टेंस का 2-3 एग्जाम्पल्स भी, एग्जाम्पल्स के सभी सेंटेंस का फॉर्म आप लोग को याद रखना चाहिए, तो दिमाग में रहना चाहिए कि ये सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा। उससे आपका रूल जो है ना, ये बनाने का नियम है, एकदम पूरा क्लियर रहेगा और मैप रहेगा। उससे क्या है कि आप जल्दी ट्रांसलेट कर सकते हो। जल्दी ट्रांसलेट करोगे तो जितना जल्दी ट्रांसलेट करोगे उतना आपका इंग्लिश में जो स्पोकन होगा वो फ्लुएंसी होगा, है ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे दिमाग में आएगा वैसे तुरंत ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये बनाने का, पहचानने का नियम, बनाने का नियम, है ना, ये टेबल, है ना, यदि एक से अधिक वर्ब फॉर्म यूज हो, एक से अधिक यदि हमारा क्या ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो, तो ये टेबल को याद रखें। उस बेसिस पे हम याद रखेंगे कि कहाँ पर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और यही याद रखना है। तो ये बहुत से मैं एग्जांपल्स को कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 2 तरह का एग्जांपल्स कवर कर दिया है। बाकी ट्रांसलेशंस के कुछ कुछ वीडियोज में लेते आऊँगा शॉर्ट्स में, आप लोग देखते रहेंगे, है ना, और साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक आप प्रैक्टिस करके रखें, तब तक नेक्स्ट वीडियोज में फिर हम लोग टेंस का सेकेंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें हमने देखा, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।